दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और आपका जो टारगेट है, आपकी जो तैयारी है वो लगातार जारी होगी। विशेष तौर से दोस्तों 2-3 दिन से हम जो बात करें, काफ़ी स्टूडेंटों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और इसी वजह से मैं 2-3 दिन तक वेट करता रहा कि स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या शंकाएं हैं। तो उन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव हुए हैं, कोचिंग वाले भी एक्टिव हुए हैं। भाई ऐसा तो कुछ नया हुआ नहीं है, क्योंकि जो अपनी जो वैकेंसी है ना वो पहले ही फिक्स थी। जो एग्जाम डेट थी अपनी वो फिक्स थी। एग्जाम डेट फिक्स थी तो आपकी जो तैयारी और आपका जो प्लानिंग थी वो पहले से ही फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा था ही नहीं। हाँ, ये थोड़ी सी बात ये है कि भाई अपना जो 1100 पद थे वो 1100 पदों की अपने को अब जो विज्ञप्ति है अपनी वो 1100 पदों पे जारी हो जाएगी। और अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल हैं आपके, वो उनको लेके मैं आप चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या पद बढ़ सकते हैं क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या पद बढ़ सकते हैं क्या। बढ़ सकते हैं क्या, क्या पद बढ़ सकते हैं क्या, और फॉर्म कब तक आएंगे, फॉर्म कब तक आएंगे। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या। जो 12वीं पास स्टूडेंट हैं क्या वो बीएससी वालों के मुकाबले में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। फिर अपना फोर्थ टॉपिक रहेगा क्या सेल्फ पढ़ें या कोचिंग ले आप। फिर अपना अगला टॉपिक रहेगा कौन कौन सी आप बुक पढ़ें। फिर अगला टॉपिक अपन चर्चा करेंगे क्या आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ें या फिर थ्योरी टाइप बुक पढ़ें। और फिर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं क्या वो फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं या नहीं है, उनको किस हिसाब से उनका जो सिलेक्शन होता है तो उनको कौन सी कैटेगरी में लिया जाता है। उसके बाद में इसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। और 2024 की जो वैकेंसी है उसका कुछ सीटों का रिजल्ट बाकी है, लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे। और जो टेस्ट सीरीज है उसका क्या महत्व है जो हमने शुरू की है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वो साबित हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो अपना ये टॉपिक रहेगा कि क्या पद बढ़ सकते हैं क्या, फॉर्म कब तक आएंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा 2021 वैकेंसी और 2024 वैकेंसी, और अब अपनी वैकेंसी आ रही है 2025 वाली। 2024 में लगभग 2389 पद थे, 2389। 2024 में थे अपने 430 पद और अब 2025 में आए हैं अपने अभी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से 1100 पद, यानी 2400 और 1100 3500 और 400, यानी लगभग 3900 पदों की वैकेंसी आई है। 3900 पद। और साल कितने हो गए? 2021, 22, 23, 24, 25 और 26 में जाके इसको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो लगभग हो गए 6 साल। 6 साल में 3900 पदों की भर्ती आई है, तो बहुत कम वैकेंसी है। निश्चित है कि इस आंकड़े को देखते हुए पद बढ़ेंगे, इसमें लास्ट तक पद बढ़ेंगे जरूर। जो 1100 पद है ना ये जरूर बढ़ेंगे, आप निश्चित रहना, इस बात को आज नोट करेंगे, ये 1100 पद जरूर बढ़ेंगे। पद बढ़ने का जो सिचुएशन होती है ना वो होती है कि जो 2 गुना का रिजल्ट आता है ना उससे पहले पहले तक पद बढ़ सकते हैं। यानी आपका 8 मार्च को एग्जाम होगा और लगभग जून संभावित है, आपका जो रिजल्ट है ना वो जून संभावित है, तो जून से पहले पहले पद बढ़ा सकते हैं इसमें कभी भी। तो आप बिल्कुल, और पद जैसे 1100 भी लेके चलेंगे अपन तो 1100 पद ही बहुत होते हैं पिछले के मुकाबले। जो 2024 का मुकाबले अपन देखें ना तो 1100 पद बहुत है। तो अगर बढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं है पद, 1100 खूब है। बाकी जो सिचुएशंस बन रही है ना आपके सामने, जो बोर्ड पे सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग तो पद बढ़ेंगे, क्योंकि 6 साल में मात्र 3900 पदों की वैकेंसी आई है। नए जिले भी बने हैं, नए मुख्यालय भी सर्जित होंगे, रिटायरमेंट भी हुए हैं, तो इतने तो ऐसे ही हैं, पद बहुत खाली थे और 6 साल में इतने ही पदों की वैकेंसी। अगली जो वैकेंसी है हो सकता है 2027 में भी ना आए, तो फिर और 7 साल हो जाएंगे कम से कम, तो पद तो बढ़ेंगे। नहीं भी बढ़ते हैं तो 1100 पद बहुत हैं, लेकिन अपन संभावित अभी तो 1100 के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। 1100 पद हैं, अपने को तैयारी करनी है। बाकी मैं आपको निश्चित कर रहा हूं कि इसके पद बढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पद जरूर बढ़ेंगे इसके। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम कि फॉर्म कब तक आएंगे। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी नहीं आई है अभी। अभी तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है
और जो फॉर्म वगैरह हैं वो कब भरे जाएंगे, तो उससे आपको मेरे हिसाब से तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम डेट फिक्स है कि आपका 8 मार्च को एग्जाम होगा, तो फिर ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। पहले RSSMB बोर्ड होता था ना, वो कैलेंडर जारी नहीं करता था एग्जाम का, तो उसमें फॉर्म आ जाते थे, फिर अब एग्जाम की जो डेट होती थी उसके लिए हम रहते थे कि भाई एग्जाम कब होगा, उसके लिए एक्साइटेड रहते थे स्टूडेंट। और आजकल फॉर्म भरने के लिए फॉर्म का तो कोई औचित्य ही नहीं है, फॉर्म चाहे जनवरी में भरवाओ ना, क्या दिक्कत है, आपका एग्जाम तो 8 मार्च को फिक्स है, 8 मार्च को ही होना है आपका एग्जाम, तो फॉर्म कभी भर जाते हैं। बाकी जहां तक संभावना है सितंबर के आसपास फॉर्म आएंगे, अभी अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट में फॉर्म आ जाएंगे, पूरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो एक स्टूडेंट था, उनका जो कमेंट आया था, सेकंड टॉपिक है हमारा, कि मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, पहली बार एग्जाम, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पहली बार एग्जाम दे रहा है, कोई भी हो, दे रहा है या दे रही हूं, लड़का हो या लड़की हो, पहली बार एग्जाम दे रहा है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो इसके बारे में मैं दोस्तों बताऊं कि पहली बार आप जोश के साथ और पूरे सही गाइडेंस के साथ तैयारी कर रहे हो ना, तो पहली बार सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर वैकेंसी में तकरीबन मान के चलो आप 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट बार एग्जाम देने में ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसे तो बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई पुराने हैं 35 साल के स्टूडेंट भी वहां पे बैठेंगे, मेरी तो एज 19-20 साल हुई है, मेरे से डबल एज के हैं, डबल एक्सपीरियंस है, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, सही गाइडेंस के साथ और पूरे मन के साथ, शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आप बस सही दिशा में होना चाहिए, आपका जो टारगेट है वो सही दिशा में हो, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। अब बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर से हूं और BSc वालों के सामने सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 12वीं एग्रीकल्चर से हैं और BSc एग्रीकल्चर वालों के मुकाबले सिलेक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर अपन देखते हैं तो अपन काफी स्टूडेंट 12वीं पास हैं और ज्यादातर BSc एग्रीकल्चर हैं, तो उनके सामने तो हम ऑटोमेटिकली ऐसे खुद को महसूस होता है कि हम तो बहुत कम है, पहले तो सिलेक्शन इनका होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और माइंड की थिंकिंग है। हर वैकेंसी में लगभग 50 से 60% 12th वाले ही लगते हैं, 50 से 60%। BSc वाले तो 30-35-40% ही लगते हैं, 30-40%। तो ये चीज आप माइंड से निकाल दो, आप 12th पास हो, BSc वालों का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12th वालों का सिलेक्शन हर वैकेंसी में आज तक 50 से 60% स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है, तो ये चीज भी बिल्कुल आप माइंड से निकाल दें। अब चर्चा करेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ पढ़ाई करें या फिर कोचिंग लें। कोचिंग लें और सिलेबस चेंज हो सकता है क्या? जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है क्या? यानी सेल्फ पढ़ाई करें या कोचिंग करें, और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेल्फ और जो पढ़ाई है, कोचिंग की मैं बात बता दूं दोस्तों, कोचिंग का इसमें ऐसा कोई खास रोल नहीं है। आपको सही दिशा में और बिल्कुल सही तरीके से सेल्फ पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, बिल्कुल टाइमली के हिसाब से। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको 1.5-2 घंटे देने हैं और डेली आपको रेगुलर 7-8 महीने अपने एग्जाम के हैं, तो रेगुलर आपको लगभग 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ना है। सेल्फ अगर आप पूरे मन से 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ोगे ना, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कोचिंग वाले अभी 2 दिन से एक्टिव हैं, क्रैश कोर्स चला रहे हैं, 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे, वो सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए हो रहा है सारा। 3 महीने में आप भागा दौड़ में कोचिंग करोगे, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, फिर आपके पास 3 महीने का टाइम बचेगा, फिर उसमें आप प्लानिंग करोगे, पढ़ोगे, दोबारा से उन नोट्स को पढ़ोगे, तो आप उलझ जाओगे दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, सेल्फ पढ़ना है। अभी बुक्स हैं, अवेलेबल हैं बहुत सारी, उन बुक्स से आपको लगातार अध्ययन करना है। कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आती है, उसको मैं भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आप अगर कमेंट्स में करोगे कि इस चीज के बारे में मेरे को बताया जाए, तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। और भी कई यूट्यूब चैनल हैं,
हिंदी की, जीके की, कोई भी क्लास है, आप कोई भी आपका टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो सेल्फ पढ़ो आप, जहां तक मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आपको सेल्फ पढ़ना चाहिए, किसी भी कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। कोचिंग अगर आप कर रहे हो पहले से तो ठीक है, आप उसको फटाफट से कंप्लीट करके, और फिर भी आपको सेल्फ ही पढ़ना है। अगर आपने कोचिंग कंप्लीट कर लेना तो कोचिंग वाले कोर्स पे ध्यान देते हैं, पहले फटाफट कोर्स किया, फिर दूसरा बैच स्टार्ट किया, फिर आपको अपना रास्ता दे देंगे भाई, आप आपकी कोचिंग कोर्स पूरा हो चुका है, आप अब सेल्फ पढ़ो। फिर आपको दोबारा सेल्फ पे पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। नोट्स बना के दे देंगे आपको एक तरह से, वो नोट्स के बजाय आप किताबें पढ़ो। बट नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो वो अभी नोट्स पढ़ रहे हो तो वो गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर नोट्स भेजो, नोट्स भेजो। भाई नोट्स क्यों पढ़ रहे हो आप अभी? नोट्स किस लिए पढ़ते हैं? नोट्स पढ़ते हैं, कम टाइम होता है भाई, आपको कम टाइम है, या आप सेलेक्टेड तैयारी करना चाहते हो, भाई मैं तो नोट्स पढ़ लूंगा, इसमें से कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर आपकी ऐसी रणनीति है तो फिर आप नोट्स पढ़ लीजिए। अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है तो आप बुक्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, आराम से पढ़ें, हर एक चीज पढ़ें। अभी अभी अच्छा टाइम है, ऐसा नहीं है कि भाई कम टाइम है, 7 महीने का टाइम बहुत कम है, नहीं है, अच्छा टाइम है, पर्याप्त टाइम है तैयारी करने के लिए। तो आपको सेल्फ पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, और लगातार शिद्दत से, मन से मेहनत करनी है, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम सिलेबस चेंज होने के बारे में। देखो दोस्तों, लगातार जो वैकेंसी आती है ना फर्स्ट में, तो लगातार 10-20 दिन यही चर्चा होती है, सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 3 से 4 वैकेंसियों में सेम सिलेबस आता है, वो का वो, कोई पैटर्न चेंज नहीं है। और आप क्लियर मानिए, इस बार भी कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, इस बार भी कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर बात है, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, सेम पुराना सिलेबस रहेगा, सेम पैटर्न है, आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो ना, सेल्फ पढ़ाई कर रहे हो आपको, तो बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा। पहले भी मैं बता चुका हूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है, अब भी मैं दोबारा से बता रहा हूं। एग्रीकल्चर के लिए आपके पास में 11th और 12th की एग्रीकल्चर बुक होनी चाहिए। नई मिल रही है तो ठीक है ना, पुरानी भी सब लगभग सेम ही है, इसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। बाकी फिर भी आप एक बार देख लेना, नई मिले तो बेटर है। 11th और 12th की बुक आपके पास में बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा आप एनआर सोंडा और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है एक बार दोनों बुकें आपके पास में होना चाहिए, इनमें से कोई सी भी चूज कर सकते हो, लगभग सेम है, दोनों बुक्स अच्छी हैं, पढ़ाई का जो मटेरियल है अच्छा है इनमें दोनों में। तो ये बुक आपके पास में, और इनमें से कोई भी बुक, किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं दोनों बुक पढ़ सकता हूँ, दोनों को कवर कर सकता हूँ, दोनों ले सकते हो आप। चेंजिंग ज़्यादा नहीं है इसमें, लगभग 95% सभी चीज़ें सेम है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें या इसमें कुछ कम है, या इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ कम है, तो लगभग सेम है। 11th 12th के आपको साथ में पढ़नी है, जो टॉपिक आप इसमें से पढ़ो वो 11th और 12th में से भी आपको पढ़ना है। और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, वो आप थ्योरी के बाद में पढ़ें। सपोज दैट आपने कोई भी टॉपिक इससे क्लियर किया है, फिर आपको 11th 12th से क्लियर करना है, फिर आपके क्वेश्चंस के लिए आप इसमें आ सकते हो। पहले आप क्वेश्चन ना पढ़े, पहले आप थ्योरी क्लियर करें, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ें। तो ये आपकी बुकों के लिए हो गया, एग्रीकल्चर की बुक के लिए। अब मैं बताता हूं हिंदी की बुक के लिए। हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। हिंदी की वजह से एग्रीकल्चर के इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन मैंने नहीं होते हुए देखा है, सिर्फ हिंदी की वजह से। तो हिंदी को तो आपको बिल्कुल सीरियस लेना ही पड़ेगा। तो हिंदी के लिए आप शुरुआत करेंगे 9 से 12 हिंदी व्याकरण से। 9 से 12 हिंदी व्याकरण से आप शुरुआत करें, इससे आप थ्योरी क्लियर करें। और फिर आपको राघव प्रकाश या फिर एक मानस बुक आती है, इनमें से आप एग्जाम्पल निकालें, दोनों बुक अच्छे हैं। और भी कोई हिंदी की बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस जो बेस है मेन वो आपका ये होना चाहिए 9 से 12 हिंदी व्याकरण का। 9 से 12 हिंदी व्याकरण से आप प्रिपेयर होके और फिर एग्जाम्पल में घुसोगे ना, तो आपके लिए इजी रहेगा, और निश्चित तौर से आपको हिंदी इजी लगने लगेगी, और हिंदी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये
क्लियर बात है। अब बात करें जीके बुक की। जीके बुक, जीके के लिए आप सिखवाल बुक ले सकते हो, सिखवाल अच्छी बुक आती है। या फिर आप लक्स की एक बुक आती है जिसमें सभी सब्जेक्ट एक बुक में होते हैं। लक्स मतलब जिसमें ज्योग्राफी भी हो गई और आपकी हिस्ट्री भी हो गई और आपकी कल्चर भी हो गई, तीनों चीज़ें एक ही बुक में हैं। वो बुक आपको पढ़नी है। अगर अलग अलग पार्ट पढ़ोगे ना आप तो लेंथी हो जाएगा। और अपने सिलेबस, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस आपके हाथ में होना ही चाहिए, क्योंकि अपना जीके है जो पूरा कंप्लीट नहीं है, हिंदी है वो भी कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप हो सकता है टॉपिक पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ सकते हो। तो ये होगी बुकों की बात। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं। अदर स्टेट क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन होने के बाद में क्या उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में। दोस्तों अपने राजस्थान में कोई भी स्टेट का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको अपने स्टेट में जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। सपोज दैट जो जनरल की कट ऑफ जारी है उससे ज़्यादा अगर उस स्टूडेंट के नंबर होंगे तो उसका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर से। आपके स्टेट में आप चाहे किसी भी कास्ट में हो या किसी भी कैटेगरी में हो, आप उससे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जनरल की कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बिल्कुल आप फॉर्म भी भर सकते हो, सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। यही एक सिर्फ उनको जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा उनके मार्क होने चाहिए। सैलरी, सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं सैलरी बेस के आधार पे तैयारी करते हैं। उनका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत अच्छा होता है और अच्छी वैकेंसी और अच्छी सैलरी के लिए वो तैयारी करते हैं। तो इसकी सैलरी को भी आप देख लें, अगर आपके माइंड में ऐसा है तो आप सैलरी देखें, फिर उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बाकी क्यों पहले आप इतनी तैयारी कर लें और हो सकता है सैलरी आपको पसंद ना आए, तो फिर आपका मेहनत है व्यर्थ गई ना। तो उस हिसाब से आप सैलरी देखें। सैलरी आपको फिलहाल के अकॉर्डिंग 2025 चल रहा है, 2025 के अकॉर्डिंग जो नियम है ना उनके अकॉर्डिंग आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में 14,600 रुपये ग्रोस पे मिलता है, जिसमें से कटने के बाद में लगभग 13,400 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आते हैं 2 साल तक। कोई चेंज नहीं होगा 2 साल में। 2 साल हर महीने 13,400 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। उसके बाद में फिलहाल के अकॉर्डिंग जो फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है 2025 में 26 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो 27 या 28 में 8th पे कमीशन लग सकता है। तो उसमें क्या चेंज होगा वो अपने को भी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 साल बाद 20,800 बेसिक प्लस DA और HRA। जो प्रेजेंट की कंडीशन है, अगर प्रेजेंट में किसी स्टूडेंट का 2 साल प्रोबेशन होने के बाद में जो सैलरी है वो लगभग आ रही है 30,000 की, 30-32 के आसपास, 30,000-32,000 के आसपास अकाउंट में आ रही है ये इतनी। प्रेजेंट की सिचुएशन के आधार पर 2 साल बाद आपका ये होगा, प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा तो DA भी बढ़ेगा उसमें, तो और इसमें फिर ऐड हो जाएंगे पैसे। और बीच में मैंने 8th कमीशन बता ही दिया कि अगर वो आ जाता है तो फिर ये हो सकता है सभी नियम चेंज हो जाएं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है सैलरी बेस के हिसाब से ही तैयारी कर रहा है तो वो ये चीज़ भी एक बार नोट कर लें आप। फिर थोड़ी सी बात करेंगे परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पैटर्न लगभग वही सेम रहेगा जैसा पिछले एग्जामों में आया हुआ है। हिंदी के 15 सवाल, हिंदी के 15 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का होगा। इसमें 45 नंबर की हिंदी आएगी आपकी। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा जीके, राजस्थान जीके, इसके आएंगे 25 सवाल, ये रहेंगे 75 नंबर के। तीसरा अपने एनिमल आएगी, एनिमल हस्बेंड्री, इसके आएंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। चौथी आएगी एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के भी वही 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। और फिर फिफ्थ आएगा अपना हॉर्टिकल्चर,
हॉर्टिकल्चर के भी वही 20 क्वेश्चन और 60 नंबर। इस हिसाब से 300 नंबर हो गए। क्वेश्चन रहेंगे 100, क्वेश्चनों की संख्या 100, नंबर रहेंगे 300, टाइम रहेगा 2 घंटे। अब थोड़ा सा आप माइंड लगाना, क्या 2 घंटे पर्याप्त रहेंगे एग्जाम के लिए? अगर आप 2021 की वैकेंसी वाला पेपर देखोगे ना, तो पेपर बड़ा भी नहीं था, लेकिन लेंथी पेपर था। हार्ड भी पेपर उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन लेंथी पेपर था, बहुत बड़े बड़े सवाल थे। 2 घंटे पर्याप्त नहीं थे लास्ट एग्जाम में, लेकिन समय 2 ही घंटे रहेगा, बढ़ेगा नहीं टाइम। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, लेंथी पेपर के हिसाब से। क्योंकि पिछली वैकेंसी को देखें ना, तो 2 घंटे कम पड़ गए थे बहुत सारे स्टूडेंटों को, 85-90 तक ही अटेम्प्ट हो पाए थे 2 घंटे में, लेंथी पेपर होने की वजह से। तो टाइम 2 घंटे रहेगा, ये शेड्यूल रहेगा। और जो सबसे मेन चीज होती है ना इसमें, लास्ट में स्टूडेंट पॉइंट 2 से रहते हैं ना, किस वजह से रहते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं। कि 100 क्वेश्चन आ गए आपके, एग्जाम हो लिया, उसके बाद में क्वेश्चनों के ऑब्जेक्शन शुरू होते हैं, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है क्वेश्चन डिलीट होने की। क्वेश्चन डिलीट, सपोज दैट हिंदी का क्वेश्चन एक डिलीट हो जाता है, तो यहां हिंदी के क्वेश्चन बच गए 14। और फिर जीके में मान लो 25 के 25 रह गए, एनिमल का एक क्वेश्चन डिलीट हो गया तो एनिमल का 19 बचे। और फिर हॉर्टिकल्चर का मान लो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो एनिमल के बचे 18, इसके हॉर्टिकल्चर के बचे 18। अब जो क्वेश्चन है ना, तो उनकी नेगेटिव यहां से ही कम होगी, यानी पहले 15 क्वेश्चन 45 नंबर के थे, अब 14 क्वेश्चन ही 45 नंबर के रह जाएंगे, उसी हिसाब से उनकी नेगेटिव घटेगी। यहाँ पे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के थे, अब 19 क्वेश्चन ही 60 नंबर के हो जाएंगे। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के थे, 18 नंबर ही 60, 18 क्वेश्चन ही 60 नंबर के हो जाएंगे। तो उसमें फिर स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यानी किसी स्टूडेंट के जीके में पूरे सही थे और हॉर्टिकल्चर में ज्यादा गलत थे, तो वो नुकसान में गया ऑटोमेटिक। क्योंकि हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चनों की जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, वो बढ़ गया, 3.25 के आसपास हो गया वो। तो यहाँ आके गणित बिगड़ती है, और इस गणित की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंटों में रहते हैं। तो ये चीज विशेष तौर से ध्यान देने वाली है कि अपने को सभी सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी करनी है। वैसे अगर बिना डिलीट हुए उसकी बात करें हम नेगेटिव की, तो सही क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 3 नंबर, और गलत क्वेश्चन है उसका कटेगा आपका 1 नंबर। यानी इस हिसाब से 1/3 हो गई, इस नेगेटिव को बोलते हैं 1/3। सही क्वेश्चन होने पर आपके 3 नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन होगा तो उसमें आपका 1 नंबर कटेगा, क्वेश्चन नहीं कटेगा, नंबर कटेगा। 1/3 हो गई, 3 सवाल गलत पे 1 सवाल सही आपका कट हो जाएगा। सीधी सी बात करें अपन, अगर क्वेश्चन की बात करोगे ना, तो अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही कट हो जाएगा। नंबर की बात करेंगे, 1 सवाल सही पे 3 नंबर, 1 सवाल गलत पे 1 नंबर कट। तो ये परीक्षा पैटर्न है। अब चर्चा करते हैं 2024 का कुछ सीटों का रिजल्ट बच रहा है दोस्तों, और उसकी जो हमने आगे चर्चाएं की थी, या हमने उसका जानकारी लेनी चाहिए, तो यही हुआ है कि लगभग 15 अगस्त के आसपास या उसके बाद में उन सीटों का रिजल्ट जारी होगा। लगभग 53 सीट या 57 सीटें, उनका रिजल्ट जारी होगा, और जल्द उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो वो जो स्टूडेंट जिनको संभावित है या जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है, तो वो बिल्कुल अपना वेट करें अभी, कि आपका 15 अगस्त के इर्द गिर्द आपका रिजल्ट आएगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपको, हम उम्मीद करते हैं पूरी। अब बात करें हम जो टेस्ट ले रहे हैं बार बार, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और आपको भी वो टेस्ट सीरीज कैसे भी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आप ऑफलाइन करें या किसी भी कोचिंग के ऑनलाइन ले, या फिर आप हमारे से जुड़ें, टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा महत्व है। टेस्ट सीरीज आपकी गलतियां सुधारता है, आपको आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करता है, आपकी गलतियों को दोहराने नहीं देता है। अगर आप बार बार हर से 7 दिन में टेस्ट दे रहे हो, तो आपको पता चलता है कि आपने कहाँ गलती की थी, और उसको सुधारने का आपको बार बार मौका मिलता है। तो एग्जाम में गलतियां कम होती हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है इंसान को। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉडल पेपर से भी करनी चाहिए। मॉडल पेपर बाद में आएंगे, अभी अपने को कोई मॉडल पेपर नहीं लेना है, क्योंकि अपनी भी तैयारी नहीं है। टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं वो हम लगातार ले रहे हैं। उससे अगर आपको जुड़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर दे देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको अगर समझ में नहीं आता है तो पर्टिकुलर आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप वीडियो बनाने की एडवाइस भी दे सकते हो। उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आपके सिलेक्शन के लिए हर संभव हेल्प यहाँ हमेशा मिलेगी आपको। आपका प्यार और सपोर्ट लगातार बना रहे। चैनल को आप शेयर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़े, और जो भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में अपना लिखें, तो उसका आपको जवाब मिलेगा और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।